हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से भैया कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। लक्ष्मी नारायण भाई गुड इवनिंग। इंडियन भाई बहुत बढ़िया, सबको मेरा नमस्कार। राकेश कुमार जी गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज राजस्थान पटवारी का एग्जाम दिया होगा और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुई थी। और साइंस के जो क्वेश्चन पटवारी में जो रहते हैं वो एवरेजन 5-6 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं एक पेपर के अंदर। जो आपने पढ़ा होगा देख लेना, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टारगेट है वो पूरा रेलवे की ओर है। लोग परीक्षा दे रहे हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है। सबका अपना अपना टारगेट है। ये पटवारी का एग्जाम 1.5 साल से हम सुनते आ रहे थे कि पटवारी का एग्जाम होगा, हो गया, फाइनली हो गया। सीधी सी कहानी ये है। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रेलवे की हर परीक्षा होगी। ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, लोको पायलट भी होगा, टेक्नीशियन भी होगा। लेकिन आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 6 महीना बाद भी परीक्षा हो और हम फिर भी असफल हो जाए, तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हो आप, है ना। तो आप सभी भाइयों से मेरी निवेदन है कि प्रैक्टिस पेपरों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। चाहे वो 2018 के पेपर हो, चाहे 2022 के पेपर हो, चाहे 2024 के पेपर हो, आपको दुनिया भर की प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई स्टूडेंट्स नया है तो भैया पहले चीजों को पढ़िए। आप जीके पढ़ो, करंट पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अभी प्रैक्टिस पे ज्यादा मत जाइए। पहले आप चीजों को पढ़िए, अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, अपने रजिस्टर तैयार कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे जाना है। सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा पेपर नंबर होगा 29। लगातार हम पेपरों को कर रहे हैं और आप सभी भाइयों को पता है कि हम 15 पेपर एएलपी के कर चुके हैं और ये 14वां पेपर है टेक्नीशियन का। अब जो पेपर चल रहे हैं ये टेक्नीशियन के हैं। टेक्नीशियन के 23 पेपर है टोटल हमारे पास टेक्नीशियन के 23 पेपर है और ये 14वां पेपर टेक्नीशियन का चल रहा है। और प्रत्येक पेपर में यहां पर अभी 40-40 क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर 40-40 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी भाइयों ने ग्रुप डी, लोको पायलट और टेक्नीशियन तीनों के फॉर्म भर रखे होंगे, फॉर्म भर चुके हैं। टारगेट है तो केवल परीक्षा है और परीक्षा की डेट जिस दिन भी आएगी अचानक आएगी, देख लेना, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको विज्ञान पढ़ना है, आपके पास अगर समय है, हो सकता है एग्जाम में अभी 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको 399 रुपए के अंदर साइंस का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है 399। 399 रुपए के अंदर साइंस का आपको पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लाइव भी मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको पूरा बैच एक साथ रिकॉर्डेड भी इसमें दे रहा हूं। साथ में 50 टेस्ट पेपर फ्री, साथ में 50 टेस्ट पेपर आपको फ्री दे रहा हूं। ये बैच आप डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां, अधिक जानकारी के लिए ये हमारे नंबर है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। जी हां, कुछ ऑफर चलते रहते हैं, वो ऑफर आपको मिल जाएंगे। ये मेरी दोनों किताबें हैं। समय आ चुका है रेलवे वाले भाइयों, अब आपका ही वक्त है। बस लोग धीरे धीरे अपनी परीक्षा दे रहे हैं, तो अब वक्त बचा है आपका। तो ये है मेरा वॉल्यूम नंबर फर्स्ट, ये है वॉल्यूम नंबर सेकंड। 2 किताबें हैं, दोनों किताबें जो है 599 रुपए के अंदर आप अपने घर पे मंगा सकते हैं दोस्तों। 599 के अंदर दोनों किताबें आपको घर तक पहुंचाई जाएगी और दोनों किताबों का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। ये फाइनल प्राइस है दोस्तों।
इसके अंदर आपका डिलीवरी चार्ज वगैरह इसी में है। बिल्कुल हाथ से लिखी गई किताब है, हाथ से लिखी गई किताब है और पूरी तरह से एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये किताबें तैयार की गई है। हाँ, ये किताब भी आपको कहीं नहीं जाना, डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ये रहे आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए अब चलते हैं पेपर पर। दोस्तों आज हम करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 27/12/2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब समय खराब नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है 1 घंटे और 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे और 15 मिनट के अंदर हम पूरे पूरे 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? कहां से लिया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के दूसरे चैप्टर से, जहां पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, जिसको आप मीठा सोडा बोलते हो, मेरा भाई उसका उपयोग पढ़ लीजिए एक बार। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा का उपयोग एक बार पढ़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसी का उपयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र के अंदर किया जाता है। जो हमारे छोटे जो अग्निशामक होते हैं ना, ऑफिसों में लगे होते हैं, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। और इसके साथ में H2SO4 साथ में रिएक्शन कराई जाती है, CO2 बनाई जाती है। रिएक्शन कराने के बाद यहां से CO2 बनाई जाती है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों CO2 का उपयोग आग को बुझाने के लिए है। इतना महंगा कौन लेगा? 99 में पढ़ ले, फ्री में पढ़ ले है ना प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। इसको हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। इसका ही यूज किया जाता है एक तरह से अग्निशामक यंत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इसमें आप बिल्कुल समय खराब मत करिए प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो ब्लड है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। बहुत जन्म से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। 1/2 द्रव्यमान है 0.5 किलोग्राम और वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकंड है, स्क्वायर कर लीजिए। तो यहां पे 1.2 इंटू 5/10 इंटू 36, तो आप एक बार कर लीजिए इसको गुणा भाग करके, 2 से काट दो इसको 18 बार, ठीक है ना। 90 में 10 का भाग दे दीजिए, 9 जूल उत्तर आएगा। 90 में 10 का भाग दे देंगे, 9 जूल इसका सही जवाब आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला, देखिए ध्यान से। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे बुझे हुए चूने के साथ में उपचारित किया जाता है? ये ज्यादातर क्वेश्चंस यहां पर दूसरे चैप्टर से पूछे गए हैं दोस्तों। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे विद्यार्थियों देखिए, बुझे हुए चूने की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारे पास में कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनता है और साथ में बनता है जल। ये जो सूत्र है ये है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। तो यहां पर क्वेश्चन ये है
कि ब्रंजक चूर्ण हमें बनाना है, तो यह है हमारा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है ब्रंजक चूर्ण और साथ में बनता है जल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ भाई, सीधा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है संवेग P बराबर mv। संवेग P बराबर mv। m यहां द्रव्यमान है जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग यहां पर मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो मात्रक है वो बोलेगा किलोग्राम इंटू मीटर, और सेकंड को ऊपर लिया, ये सेकंड इनवर्स, सेकंड किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड को ऊपर लिया, ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। एक मजदूर है 10 किलोग्राम चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक मजदूर 10 किलोग्राम द्रव्यमान चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है। द्रव्यमान दे रखा है यहां पे 10 किलोग्राम। उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर, हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर ऊंचाई पर ट्रक में रख देता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। जी का मान यहां पे दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है उससे भी अंदाजा लग जाता है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो हमें क्वेश्चन में mgh दे रखा है, तो शायद समझ में आता है कि कार्य W बराबर mgh होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब, द्रव्यमान है 10, जी का मान भी 10, हाइट है 2, कार्य होगा 2 से जूल। दिया गया कार्य कितना हो जाएगा? 2 से जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन आती है? प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी मांसपेशियों में अवायवीय शोषण होता है। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में अवायवीय शोषण होता है। जब अवायवीय शोषण होता है तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है और इस क्रिया के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आता है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। हाँ भाई शर्मा जी, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला। थैंक यू भाई सनी भाई। पटवारी का पेपर अच्छा हुआ। पटवारी में भी साइंस का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, लेकिन साइंस पटवारी में भी अच्छी आती है। मैं पूछ रहा हूं लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है C3H6O3। साथ के साथ लगे से हाथ, साथ के साथ लगे से हाथ पायरुविक अम्ल या पायरुवेट अम्ल का भी सूत्र बता दीजिए। मेरे भाई आएगा, ये आया हुआ शब्द है इसलिए कह रहा हूं, लगे से हाथ मुझे पायरुवेट अम्ल का फॉर्मूला भी बता दीजिए जल्दी से। प्रेम कुमार जी वो भी करा देंगे, ये थोड़े से पेपर और रह रहे उसके बाद में करा देंगे। अरे हो जाएंगे धीरे धीरे, धैर्य तो रखो यार। एएलपी के पेपर करा दिए हैं, टेक्नीशियन के पेपर हो जाने दो, लोको पायलट और टेक्नीशियन, ठीक है ना, 2 पेपर हो जाने दो। उसके बाद ग्रुप डी के पूरे पेपर करा दूंगा 99। थोड़ा धैर्य रखो, हो जाएंगे मेरे भाई। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला सही है, पायरुवेट अम्ल का फॉर्मूला काम में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। थोड़ा सा प्लीज, मैं क्यों कह रहा हूं, जरूरत है इनकी। इधर ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो है C6H12O6। चलो सुक्रोज का फॉर्मूला,
हाँ भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला और बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, कारों में पश्य दृश्य दर्पण निम्न पीछे की वस्तुएं, हमारे वाहनों में साइडों में जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। जहां पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको गलत लाइन, कोई एक गलत लाइन लिखी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, बाहर बल रेखाएं निकलती है उत्तर से दक्षिण, अंदर चलती है दक्षिण से उत्तर और पूरा एक बंद वक्र बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं गलत लाइन पकड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा, जी हां, अगर बल रेखाएं पास पास है, ऑप्शन नंबर एक, यदि बल रेखाएं पास पास है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पे ज्यादा होगा। एक लाइन तो सही है, ये लाइन तो सही है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये लाइन भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वृत्त नहीं बनाती, बनाती है, ये गलत हो गया, यही गलत लाइन पूछ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर रहती है। अंदर अंदर भाई ध्यान रखना, अंदर जो बल रेखाएं चलती है ना, वो चलती है दक्षिण से उत्तर, बाहर चलती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बाहर और अंदर की डायरेक्शन होती है। सब कुछ सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बल रेखाएं होती है ना, एक बंद वक्र बनाती है, जी हां, ये एक बंद वक्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? यह ब्लड कैंसर का कारण है? नहीं। ओजोन परत से नुकसान जो होता है ना, मान ले अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आई तो ब्लड कैंसर नहीं होता, त्वचा का कैंसर होता है। यह ऑक्सीजन के केवल दो नहीं, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं दोस्तों। यहां पे ब्लड कैंसर नहीं होता है, यहां पे त्वचा का कैंसर होता है अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आई तो। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा में कमी आ रही है वो मेनली सीएफसी की वजह से आ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, बताओ। आज अभी 6 वाली क्लास किस किसने ली है, जल्दी से बता दो, आज की क्लास में बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक बनेगा, साथ में कार्बन मोनो ऑक्साइड बनेगी। भैया यहां पे जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहां पर ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है इस क्रिया में, जिंक ऑक्साइड का जिंक में बदलना, ऑक्सीजन की कमी, ये अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण बन सकता है। यहां पर आपका सही जवाब होगा जिंक के साथ कार्बन मोनो ऑक्साइड बनेगा। नहीं भाई, पूरी क्रिया सेट करिए, ऑप्शन नंबर वी राइट जाएगा, ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे भाई। जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक बनता है, साथ में कार्बन मोनो ऑक्साइड बनता है। आज की क्लास का क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? परजीवी जीव नहीं है, कौन एक परजीवी जीव नहीं है? निम्न में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है? कौन सा एक परजीवी, परजीवी मतलब है जो दूसरे जीवों के अंदर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखो दोस्तों, जू, अमरबेल और किलनी, प्यारे विद्यार्थियों अमीबा, अमीबा परजीवी नहीं है, बाकी लिखे गए ऑप्शन सभी जी। अब मैंने क्या है, जो भी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा है, ये ना एक किलनी, ये किलनी जो है ना, ये मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन जब मैं इस पेपर को पढ़ रहा था दिन में, जब इस पेपर को दिन में मैं देख रहा था तो मैंने देखा यार किलनी क्या है, तो मैंने उठा के टेलीग्राम पे किलनी का एक फोटो भेजा हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसे नहीं होता भाई साहब, मेहनत से काम चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। हर काम के पीछे क्या लगती है? मेहनत। और हर इंसान को फ्री का चाहिए, फ्री में कुछ मिल जाए, है ये पता नहीं है भाई साहब, इसको तैयार करने में मेहनत, मेहनत किसको बोलते हैं? आदमी को चाहिए हलवा, सर कुछ हलवा मिल जाए खाने के लिए, है
ये किलनी है। बताओ भाई साहब, दिन में मेहनत भी करनी पड़ती है, पेपर को देखना भी पड़ता है, कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको नहीं पता उसको हमें, भैया ये है किलनी। देखो किलनी जिसको टिक्स, छोटा भाई ये परजीवी जानवर है जो स्तनधारी पक्षियों, कभी कभी रेप्टाइल्स, उभयचर्स में भी प्यारे विद्यार्थियों खून चूस कर पीता रहता है। ये छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, खून चूस के पी जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये भी एक परजीवी है, ये भी एक परजीवी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है भाई, कोई शब्द होता है ना तो उसको देखना पड़ता है दादा। एक पेपर को तैयार करने में घंटे हमें भी लगते हैं, चीजें देखनी भी पड़ती है। कोई ऐसा शब्द जो अजीब गरीब है उसके बारे में रिसर्च भी करना पड़ता है, वो चीजें आप तक भेजी भी जाती है। ये है तो, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक परजीवी जीव नहीं है तो अमीबा परजीवी नहीं है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन है पौधे का वो भाग जैसे जड़, तना, पत्ती। प्यारे विद्यार्थियों, जड़ है, तना है, पत्तियां है, ये तीनों हिस्से कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। बीज जो है यहां कायिक प्रवर्धन में पार्ट नहीं है, ये तो फिर लैंगिक जनन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान में रसधानीय मुख्यतः बड़े आकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पादप कोशिका होती है, ये तो हो गई जंतु कोशिका, एक होती है हमारी पादप कोशिका। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो पादप कोशिका होती है, जैसे हमारी जंतु कोशिका में ये रिक्तिका छोटी होती है, रिक्तिया, जबकि पादप कोशिका में ये तो हो गया केंद्रक, पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका जो है ये बड़ी होती है। अब मैं आपसे यहीं पे दो क्वेश्चन चिपका देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है, रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है, ये किस आवरण का है बना होता है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। चलिए कमेंट करके बता दीजिए भैया, रिक्तिका पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है, लेकिन ऐसे लिखते हैं कि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है, रसधानियां, ये रसधानी रिक्तिका का ही प्रकार है, छोटी होती है, यहां पर छोटी होती है, अनुपस्थित भी कह सकते हो। भैया पेपर निकालने के लिए पूरा एनसीईआरटी का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, साइंस ब्रो, पेपर निकालने का एक ही रास्ता है, पूरा एनसीईआरटी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मेरे भाई, जब हमने उत्सर्जन तंत्र का चित्र देखा तो हमारे उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, सही है, एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है। जी हां, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, ये भी सही है। मूत्र मार्ग का एक जोड़ा होता है, मूत्राशय अयुग्म, ये भी सही है, अयुग्मित, अयुग्मित तो मतलब है एक, अयुग्मित मूत्राशय, ठीक है। ये मूत्र मार्ग एक युग में नहीं होता, ये गलत है, ये लाइन गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किडनी का पूरा चित्र देखते हैं तो एक जोड़ी किडनी हो जाती है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी हो जाती है, ये हमारा यूरिन ब्लेडर मूत्राशय एक जोड़ी नहीं होता, अकेला होता है, और ये है हमारा मूत्र मार्ग, ये भी अकेला होता है। तो दो चीज जोड़े में होते हैं, किडनी एक जोड़ी, मूत्र वाहिनी एक जोड़ी, और ये सिंगल सिंगल होते हैं, मूत्राशय और मूत्र मार्ग जो है ये अकेले अकेले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। सही कथन है, कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, कथन नंबर 1, संतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणु एकल सह संयोजक आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। भैया सही बात है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, बिल्कुल सही है, कथन नंबर 1 तो एकदम परफेक्ट है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एकल सह संयोजक नहीं, कथन नंबर 2 भाई, कथन नंबर 2 तो गलत हो गया। तो एक कथन सही है,
कथन एक, केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है मेरे भाई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये बढ़िया, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आजकल परीक्षाओं में। कथन, भाई दो कथन दे दिए, पहला और दूसरा, अब वो नीचे बना दिया एक कथन सही है, दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है। इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल पेपर में बनने लग गया। यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कौन देगा 17 नंबर का जवाब? अखिलेश यादव जी, बहुत बढ़िया भाई। पूजा सिंह, नरेंद्र भाई, जितेंद्र, सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के जवाब की। जी हां, इंतजार है आपके जवाब का, जल्दी से दे दीजिए। हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। तो देखिए, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है, ये हमारा पोल है, बीच में रहता है फोकस, ये वक्रता केंद्र सी है, ये हमारा अनंत होता है। क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु को वक्रता केंद्र सी से परे रखना है, मतलब स्थिति नंबर 2 की बात हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। स्थिति नंबर 2 की बात हो रही है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी पकड़ा होगा एकदम परफेक्ट आंसर है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करेगा और साथ में मुकुलन विधि लगाएगा? मेरा भाई क्वेश्चन एकदम सीधा है, बस कभी कभी इस शब्द से चक्कर पड़ जाता है, लेकिन ये जो शब्द है ना, पुनर्जनन क्षमता वाली कोशिकाएं, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर ये जो मुकुल बनती है, मुकुल के अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, इन कोशिकाओं में होता है पुनर्जनन की क्षमता। बाकी का दोस्तों, अगर केवल पुनर्जनन शब्द होता तो आपका उत्तर प्लेन एरिया चला जाता, प्लेन एरिया। लेकिन यहां पर पुनर्जनन कोशिकाएं, जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर पुनर्जनन की क्षमता पाई जाएगी और साथ में मुकुलन शब्द का प्रयोग किया है। फिर से ऑप्शन नंबर डी पकड़ लीजिए, हाइड्रा। 19 नंबर, दो डायप्टर प्लस में, 0.25 डायरेक्टर माइनस में क्षमता वाले दो लेंसों को जोड़ना है और इनकी कुल क्षमता निकालनी है। संयुक्त क्षमता निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, इनको जोड़ना पड़ता है, चाहे कितने भी लेंस दे, इनको जोड़ना पड़ता है। जो प्लस में है, जो प्लस में है, और जो माइनस में है, वो माइनस में है। 0.25, कुछ नहीं करना मेरा भाई, दो में से 0.25 घटा दीजिए, उत्तर प्लस में लेना है 1.75 डायप्टर। इसमें कुछ नहीं करना, प्लस में उत्तर पकड़ना है, 1.75 डायप्टर इसका सही जवाब होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हाँ भाई, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य कैसा हो सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार करिए इसको। देखो दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन ये है
किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल के द्वारा कार्य। भैया कार्य दोनों प्रकार का हो सकता है, सुनिए मेरे भाई। किया गया कार्य धनात्मक बल तो लग रहा है, तो अगर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से अगर आप ऑप्शन पकड़ने जाओगे, या तो कार्य धनात्मक होगा या कार्य ऋणात्मक होगा, है तो एक ही होगा। अगर बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा, और बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। फिर से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में, बढ़िया बात है मेरे भाई, कितनी बार रिपीट हो गया, शायद पहले पेपर से लेके आज हमारा पेपर नंबर 29वां हो रहा है। 29वें पेपर तक कम से कम ये क्वेश्चन अब तक 5 बार रिपीट हो गया। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया ये होती है भैया, नमक में पानी डाल दो और भैया करंट छोड़ दो। करंट छोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास में NaOH जो कि एक क्षार है, क्लोरीन गैस साथ में हाइड्रोजन। तो इस क्रिया का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोर क्षार अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कास्टिक सोडा बनाने की एक विधि है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये उस ब्लड वाले प्लाज्मा की बात हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। अब इस प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्यारे विद्यार्थियों प्लाज्मा में 90 से 92% मात्रा में जल, जबकि 8 से 10% मात्रा में कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। प्यारे विद्यार्थियों 8 से 10% मात्रा में लवण है, प्रोटीन है और हार्मोन, तीनों चीजें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। बढ़िया है क्वेश्चन। देखो इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कर लो एक बार तो आप इसका जवाब दो, फिर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया वाला। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए भेजूंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के दूसरे चैप्टर से लपेटा गया है। तो अब बात करते हैं, हाँ मेरे भाई दे लो आप जवाब, मैं यही तो कह रहा था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु, आपको पता है धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है। एक क्वेश्चन सुना आपने, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन सभी धातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, सभी धातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। अब यहां पे कौन सी धातु है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, एक होता है भैया सांद्र थोड़ा गाढ़ा, एक होता है तनु मतलब जिसमें पानी मिलाया हुआ है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मैग्नीज। सही जवाब होगा मैग्नीज। इसका एक पीडीएफ मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, सीधा एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन इन लोगों ने बनाया है। कहते हैं ना कि उठाते कहां से लोग, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब थोड़ा सा ईमानदारी के साथ, तुक्का नहीं देके थोड़ा सा ईमानदारी से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो शायद ये लाइनें आपको साफ साफ नजर आएगी एनसीईआरटी में लिखी हुई। देखो मेरे भाई यहां पे क्वेश्चन लिखा है,
जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। देखो कितनी बड़ी खतरनाक बात लिख रही है, इधर देख ले भेजा खोल के। जब धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। लाइन पकड़िए, तुक्का मत मारो इसमें। देखो क्या बोला है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, क्योंकि ये दो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, एक खुद प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है वहां पर, और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन 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 ही तो काम का है, इधर देखो भेजा खोल के, लेकिन लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये लो मेरे भाई, पकड़ लीजिए इस लाइन को। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं कहीं भी अड़जा दिया जाएगा। देखो एक कितनी अच्छी बात निकल रही है। कॉपर जो धातु होती है, कॉपर धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर, कल की जाए क्वेश्चन आ जाएगा ना कि तनु, कि भैया कॉपर धातु की तनु HCl के साथ क्रिया कराओ क्या बनेगा। भैया इसको पढ़ो पढ़ो, इसको NCERT को। अभी भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जिन्होंने NCERT को बहुत गहराई से पढ़ रखा है, नहीं तो मेरे भाई हवा में पढ़ रखा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप देख के आना, अगर आपका NCERT अच्छा नहीं होगा तो आपके आए हुए क्वेश्चन गलत होंगे। आप कर दोगे, जैसे मान ले टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर आ रहा है, 40 क्वेश्चन आपने कर दिए, पूरे 40 कर दिए, लग रहा है ये भी सही है ये भी सही, मेरे भाई क्वेश्चन 25 ही बचते कटने पिटने के बाद। तो प्लीज थोड़ा सा NCERT को अच्छे से पढ़ो, अभी भी वक्त है। फिर कह रहा हूं, सलेक्शन के लिए 400 रुपए ज्यादा नहीं है, सलेक्शन के लिए दिक्कत करेगी NCERT। तो भैया ध्यान रखना, दो धातु है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो धातु तनु HNO3 से क्रिया करेगी। जी हां क्रिया करेगी, और हाइड्रोजन गैस इस क्रिया में बाहर निकलेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 लगा दिया, ये पूरा PDF गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज पर क्षैतिज सतह पर रखा है, यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान इतना है। मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद, भैया ये शब्द भी कुछ लोगों के लिए नया है, कुछ अच्छे से पढ़ते हैं उनको लिए बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन जो नए जो स्टूडेंट है जिनको प्रणोद भी नहीं पता, तो मेरा भाई प्रणोद एक प्रकार का बलि होता है। प्रणोद जो है वो एक प्रकार का क्या है, बलि होता है। प्रणोद एक प्रकार का क्या है, बल है। अब यहां से हम F बराबर mg से क्वेश्चन करें। द्रव्यमान 1 किलोग्राम, G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल 10 न्यूटन इसका सही जवाब बनेगा। प्रणोद एक प्रकार का बल है। जब आप दाब निकाल दाब 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 इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। कभी कभी इसकी जगह पर, बल की जगह पर वो प्रणोद लिख देते हैं, क्योंकि प्रणोद भी एक प्रकार का बल ही तो है। अब मुझे आप जो भी भाई पढ़ रहा है, ईमानदारी के साथ, बल और प्रणोद में क्या अंतर है। हाँ भाई चलो, बस आप तो मुझे इतना सा बता दो, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर है कि बल इसे कहते हैं, प्रणोद इसे कहते हैं। पढ़ते तो सभी है यार भाई साहब, सभी, पूरा संसार ही तो पढ़ रहा है। कितने फॉर्म लगे हैं रेलवे में, 1 करोड़, है ना, शायद 1 करोड़ 100 लाख, कितने लाख, 100 लाख रेलवे में फॉर्म लगे ग्रुप डी में। लेकिन मेरा भाई सही बता रहा हूं,
अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल ये देख रहे हैं कि कोर्स सस्तो खा मिल रहा है। कोर्स तो मैं भी 99 में दे दूंगा। सही बता रहा हूं मैं। कोर्स तो मैं भी 99 में दे दूंगा, लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता। मैं आपके साथ में आत्मा से जुड़ा हुआ हूं और मेरा काम है आपको एक अच्छी शिक्षा, मतलब ईमानदारी के साथ में पूरी मेहनत कराने का विचार है। नहीं तो भाई साहब, 99 रुपए कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरे थोड़ी होते 99 रुपए हैं। कोई सोचे कि 99 रुपए बुरे है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या 99 रुपए में उसी तरह की मेहनत कराओगे जिस तरह की मेहनत आप 5,000 में करवा रहे हो? बस मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात है। बस मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपसे बस एक, जितने भाई लाइव आते हैं, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं 99 रुपए में साइंस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 99 रुपए में 1 लाख कोर्स बिक जाए, 1 लाख कोर्स बिक जाए, तो हो गए मेरे पास तो टोटल कलेक्शन कितने लाख हो गया? 99 लाख का कलेक्शन हो गया। जय हो। तो करोड़पति बन गए भाई साहब, मजा आ गया, हम हो गए करोड़पति। लेकिन मैं तो बस ये कह रहा हूं, क्या 99 रुपए में आप उतनी ही साइंस पढ़ाओगे जितनी साइंस 5,000 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो? क्या 99 रुपए में आप उतनी ही साइंस पढ़ाओगे जितनी साइंस आप 5,000 में पढ़ा रहे हो? उतनी ही साइंस पढ़ाओगे जितना पूरी आत्मा आप 5,000 वाले बैच में खींचते हो? कहीं घास तो नहीं काट रहे? कहीं 99 में कोर्स तो ले लिया, बेच दिया, अच्छी बात है। कहीं मैं आपके साथ में घास तो नहीं काट रहा हूं? पता चले कि 99 वाले बैच में धातु ए धातु वाला चैप्टर, धातु ए धातु वाला चैप्टर 2 क्लास में ही पूरा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? एक बार चेक कर लेना मेरे भाइयों। कहीं 99 रुपए वाले बैच में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं धातु ए धातु वाला जो चैप्टर उसको 2 क्लास में खत्म कर रहा हूं, और पता चले कि 399 वाले बैच में धातु ए धातु को 7 घंटे पढ़ा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, बिजनेस मत बनाओ इसको, ईमानदारी से पढ़ाइए। अगर टीचर मेहनत करेगा तो मेरा भाई उसके लिए आपसे 200-300 रुपए तो लेगा। फिर कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ आप पढ़िए, और ये वो आपकी मर्जी है ना। बाकी का मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर टीचर मेहनत करेगा अपने घर परिवार को छोड़ के, तो 100-200-300 रुपए तो लेगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका जवाब कुछ भाइयों ने दिया है, कुछ भाइयों ने नहीं दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द था प्रणोद, है जिसको अपन थ्रस्ट भी बोलते हैं, और ये एक तरह से किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल है। जैसे अपन कील ठोकते ना, कील, जैसे कील ठोक रहे हो दीवार पे, तो ये कैसे लगेगा? लंबवत लगेगा। कैसे लगेगा? लंबवत लगेगा। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 की 24 तक हो चुके हैं ना, 24 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? प्यारे विद्यार्थियों, गति के लिए जिम्मेदार होता है हमारे पेशीय ऊतक, और पेशीय ऊतक भी 3 प्रकार के। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है कि जो पेशीय ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक रेखित पेशी, एक अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये जो मूवमेंट वाला जो मेन काम है ना, ये रेखित पेशियों के द्वारा कराया जाता है, जिनको हम कंकालीय पेशी बोलते हैं, जिनको हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन वाले समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाँ भाई साहब, बहुत सी बार क्या होता है कि आदमी क्या है, लिमिट से ज्यादा सोच जाता है किसी क्वेश्चन के लिए। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है?
26वां नंबर का क्वेश्चन है। भाई साहब दे लो उत्तर, दे लो 26वें नंबर का उत्तर दे लो, जितना देना है उतना। क्वेश्चन नंबर 26। अरे भाई, कार्बन 12 का समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 12 ही होता है। कार्बन 12 के लिए तो पूछ रहा है वो कार्बन 14 के लिए पूछता तो कार्बन 14 भी होता है, उसका द्रव्यमान 14 होता है, लेकिन यहां पे पूछा ही 12 के लिए। तो कभी कभी हम क्या है, कुछ चीजें हमारे लिमिट से ज्यादा सोच जाते हैं और वो चीजें गलत हो जाती है। कार्बन 12 की बात कर रहा है, वो 12 खुद उसका द्रव्यमान है। कार्बन 12 की बात हो रही है और कार्बन 12 खुद उसका द्रव्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये चार्ट मैंने इतनी बार रिपीट करवाया है। सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम और सोडियम। जी हां, ये दोनों ठंडे जल से क्रिया करती है, लेकिन ठंडे जल के साथ एक शब्द और ऐड होता है, ये ठंडे जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करती है। पोटेशियम सोडियम के नीचे आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी ठंडे जल से क्रिया करती है, लेकिन ये क्रिया थोड़ी सी धीमी गति के साथ है। बाकी तीनों मेटल जो है ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती है दोस्तों। तीनों धातु, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा दोस्तों। मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ क्रिया करती है, गर्म जल के साथ क्रिया करती है। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, तीन धातु ऐसी है, एल्यूमिनियम, जिंक और एफी, ये तीनों स्ट्रीम या भाप के साथ क्रिया करती है। बढ़िया क्वेश्चन है, जीवन में कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट जरूर होगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोतों का स्थानांतरण शामिल है। देखो कौन सा तंत्र ऐसा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में, पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, जनन में, किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत का स्थानांतरण शामिल है। देखिए इसमें फालतू की भाषा सेट करिए, बाकी का इस पूरी कहानी का उत्तर होता है न्यूट्रिशन या पोषण। पाचन की प्रक्रिया में ही भोजन हम लेंगे, उसका विघटन होगा और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। बाकी क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग था। द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में बदले बिना मतलब ठोस से सीधे गैस में जाना है, क्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में, सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन। एसिमिलेशन, किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण, अरे भैया गति में परिवर्तन कर रहे हो, गति में परिवर्तन की वजह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, हाफ एम बी स्क्वायर। कितने फॉर्मूले हैं गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले याद करिए। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, या गतिज ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला है हाफ एम अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, या गतिज ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा बराबर तीसरा फॉर्मूला होता है संवेग का स्क्वायर बटे 2m। ये भी ज्यादा काम में आता है। गतिज ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला संवेग का स्क्वायर बटे 2m। गतिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले याद रखना। देखो ये तो सबको ही पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर तो मेन है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे दिया जाता है, तो वहां पर अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और तीसरा फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2m। ये 3 फॉर्मूले आप काम में ले सकते हो गतिज ऊर्जा के लिए। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। मैं तो कह रहा हूं भैया रेलवे मतलब 90% क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। 29वां देख लेते एक बार।
द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस में, जी हाँ उल्टा है, ठीक है ठीक है। इसको ठोस से गैस में जाता तो ऊर्ध्वपात, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गई। उसने पूछा है गैस से ठोस में जाना है, जी जी राइट राइट। ये जिसने भी इसका आंसर निक्षेपण दिया है सही है, उल्टा उल्टा पूछा है, गैस से ठोस में निक्षेपण कहते हैं। ड्राई आइस इसका उदाहरण है, शुष्क बर्फ। जी हां संजू भाई, गैस से ठोस में जाना है, जी 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 नितेश कुमार जी, राइट 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 कर दिया। निक्षेपण, क्वेश्चन यह है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी प्रबल अम्ल को हम तनु बनाते हैं, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, प्रबल अम्ल है, जब इसका तनुकरण किया जाता है तो इस क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। 100% सही लाइन है। अगला प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा ली जाती है न कि छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण, ओ भाई क्या उत्तर दे रहे हो आप, उल्टा सीधा क्यों चेप रहे हो। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ऊष्मा सोचिए। ये प्राकृतिक गैस का दहन कक्षा 10वीं का पहला ही चैप्टर में ये दे रखा है। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब जब मेथेन को जलाएंगे, मेथेन को जलाएंगे तो वहां पे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें तो निकलेंगी, साथ में जल भी बनेगा और ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, और श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूटेगा तो भी एनर्जी बाहर आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब लगेगा वी 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 वी। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, भार की बात हो रही है, द्रव्यमान होता तो कोई बात नहीं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर, पृथ्वी के भार से कम, पृथ्वी पर उसके भार से अधिक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, पृथ्वी के भार से 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान नहीं बदलता, भार बदलता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से S दूरी तक धकेलती है, किया गया कार्य, कार्य ये ही तो है, कार्य में कुछ नहीं करना, बल इंटू विस्थापन होता है, या कार्य बराबर Fs cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन कार्य का सूत्र पूछा है, ज्यादा समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन, ये बार बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑक्सिन हार्मोन का काम है कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता। ऑक्सिन हार्मोन सेम ऐसा ही काम जो है ये जिब्रेलिन का है, ऐसा ही काम लगभग जिब्रेलिन का होता है दोस्तों। साइटोकाइनिन का जो मेन वर्क होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 35, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, रिक्त स्थान क्या कहलाता है। भाई ये क्वेश्चन ये है, यौगिकों की एक श्रृंखला बना रहा हूं, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। भैया यहां पे क्या हो रहा है, ये यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सजातीय श्रृंखला। प्यारे विद्यार्थियों, जब यहां पे हम बढ़ते हैं तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं और एक ही जाति के यहां पर सदस्यों की बात हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सजातीय श्रृंखला की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वायु में दहन, कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर उसमें पहले पन्ने पर चित्र दे रखा है। मैग्नीशियम का तार लेते हैं, उसको रेगमाल से रगड़ के फिर उसका जला लेंगे तो श्वेत रंग की ज्वाला के साथ में वो जलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं
तो एक पाउडर जैसी संरचना बनती है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है। थोड़ा सा कलरों पर भी ध्यान रखना, आजकल चल रहे ये क्वेश्चन कलर वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? जब द्रव्यमान m और m दो वस्तु है, a और b एक दूसरे के, ये तो सीधा सा भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक g वाली चीजें है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, या फिर हम इसको कैपिटल बोल देते हैं, इसको स्मॉल बोल देते हैं, इनके बीच की दूरी d है। तो लगने वाला बल F बराबर G बड़ा m1, m बड़ा ले लो, m छोटा ले लो, बराबर नीचे में d स्क्वायर ले लीजिए। तो ये है F बराबर G mm d स्क्वायर वाला डी ऑप्शन भी डी पकड़िए इसका। हाँ, बेसिक साइंस मेरे भाई, बेसिक साइंस का मतलब है 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी। अरे बेसिक साइंस क्या होती है मेरे दादाओं? हम तो आपसे शायद पिछले साल 2 साल से एक बात बोल रहे हैं, अपने जीवन में समय निकालो और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो आपकी मर्जी, आप क्या करोगे। मैं तो पूरे जीवन में एक ही सलाह देता रहूंगा, कक्षा 8वीं से लेके बाकी आपकी मर्जी। ये 3 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। आज पढ़ लो, 6 महीने बाद पढ़ लेना, अगली साल पढ़ लेना, 2030 में पढ़ लेना। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ बातें मानते हैं नहीं मानते वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो कहूंगा 8वीं की भी एनसीईआरटी पढ़ना, समय मिल जाए तो। क्योंकि 8वीं की एनसीईआरटी के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 9वीं और 10वीं में नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सुनिए मेरी बात। मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं हीट एंड टेम्परेचर की बात करूं, तो हीट एंड टेम्परेचर का चैप्टर न तो 9वीं में है न 10वीं में है, दोनों ही जगह पर नहीं है। लेकिन कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी में हीट एंड टेम्परेचर का भरपूर जिक्र किया गया है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया इसका डी, गलत युग्म का चयन करना है। भाई ये भी सेम रिपीट किया है क्वेश्चन। कुल्हड़, जो अपने मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं, गैर गैर जैव निम्नीकरणीय होते हैं? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पहले भी आया ये क्वेश्चन, भैया मिट्टी के जो कुल्हड़ होते हैं ना, वो गैर गैर को हटा दो, वो होते हैं जैव निम्नीकरण। सब्जी सही है, जैव निम्नीकरण है। कागज जैव निम्नीकरण है। प्लास्टिक का ग्लास गैर जैव निम्नीकरण सही है। नीचे वाले तीनों लाइन एकदम सही सही लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए गलत लिखा हुआ है। 32 को अभी देख लूंगा दोबारा। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। ब्लड, प्यारे विद्यार्थियों आपने पक्का सुना होगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या करता है? पंप करता है। बाकी की ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का है। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का है, ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का है। क्वेश्चन नंबर 40। तो ये रहे मेरे भाई, कहीं कोई कटौती नहीं है, ये पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं मेरे भाई। 40वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इस नाम से है। जितनी भी पेपर हम करा रहे ना, ये आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिसको भी विज्ञान पढ़नी है 299 में ऑफर चल रहा है, 299 रुपए में आप साइंस पढ़ सकते हैं। बुक पर भी आपको छूट दी जा रही है। तो बाकी भाई जिसको ये भी ज्यादा लगे, जो वास्तव में गरीब है, वो भी हमसे संपर्क करें। 299 रुपए में साइंस है और 599 में आपको हम दोनों साइंस की बुक दे रहे हैं। अब इस 599 को अगर मैं 499 कर दूं और कह दूं इसमें 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगी दोनों किताबों की, बात तो वही होगी ना? कान कहीं से भी पकड़ लीजिए, बात वही है यार। अगर मैं ये कह दूं कि भैया मेरी जो किताब है
ये 499 में है और मैं इस पे 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दूं, दो किताब है भाई, दो किताब है और लगभग दोनों किताबों का वजन 700 ग्राम के आसपास है। 700 ग्राम के आसपास दोनों किताबों का वजन है। अगर मैं इधर से कान पकड़ लूं, 499 रुपए की किताब दे दूं, 100 रुपए 90 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दूं, बात वही है। अब वो किसी किसी का सोचने का नजरिया अलग है, कान पकड़ना है किधर से भी पकड़ लीजिए। चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में और मैं पता लग जाएगा कि हाँ आपने ये पेपर पढ़ा है। किसी तत्व, पहली बात तो किसी तत्व का परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है। कथन नंबर 1, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। हाँ गुरुजी सुना तो है कि परमाणु क्रमांक मरते दम तक प्रोटॉन का साथ नहीं छोड़ता है। मेरे भाई एक दो ऐसे शक्तिशाली फ्रेंड, कभी कभी हमें देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मोदी जी और ट्रंप जी बड़े मित्र हैं, लेकिन मेरे भाई दोनों मित्र कभी कभी बिछड़ भी जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है। लेकिन मेरे भाई साइंस में दो ऐसे मित्र जिन्होंने ये कही है जब तक ये विज्ञान चलेगी हम साथ साथ रहेंगे। कथन नंबर 1 सही है, परमाणु क्रमांक जिंदगी भर प्रोटॉन के बराबर चलता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन, नहीं 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 नहीं, न्यूट्रॉन तो जीरो भी हो जाता है। क्या परमाणु क्रमांक जीरो हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, न्यूट्रॉन से परमाणु क्रमांक का कोई लेना देना नहीं है, हटाइए। कथन 1 सही है, 2 गलत है मेरे भाई। कथन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक भाई दूंगा, जिसको भी विज्ञान पढ़नी है अभी ऑफर है, फिर कह रहा हूं, ये 399 वाला जो बैच है ये आपको 299 में दिया जा रहा है और बाकी का ये ऑफर ही है, नहीं तो फिर ये 399 का मतलब है 399। जिसको अच्छा लगे वो पढ़ लेता है, जिसको नहीं अच्छा लगे वो 99 में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जहां सस्ता लगे वहां से पढ़िए, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जहां से अच्छा लगे। जिसको पैसा देखना है तो पैसा देख लीजिए और जिसको कंटेंट देखना है वो कंटेंट देख लीजिए, जिसको जैसा लगे वो देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।